अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 20 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, म्यूटेशंस। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे डीएनए की अमाउंट एक इंडिविजुअल में कितनी होती है, म्यूटेशंस होती क्या हैं, म्यूटेशंस के कॉजेज़ क्या होते हैं, म्यूटेशन की टाइप्स क्या होती हैं, और कुछ डिजीज़ेस सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकेटोनुरिया, ये क्या होता है। तो एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं और 46 क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि एक एडल्ट में जितने भी डीएनएस हैं उनको एंड टू एंड अगर ज्वाइन किया जाए तो उसका पूरी लेंथ बनती है 100 बिलियन किलोमीटर्स एक इंडिविजुअल की। और 100 बिलियन किलोमीटर्स ये डिस्टेंस कितना है? इतना है कि आप अर्थ से लेके जुपिटर तक 60 टाइम्स ट्रैवल कर सकते हैं। यानी कि अर्थ से लेके जुपिटर तक जितना भी डिस्टेंस है उसका 60 टाइम्स लगा लो, इतनी लेंथ है एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग में डीएनए की। तो इतने बड़े स्ट्रक्चर में माइनर चेंजेस आना मामूली बात होनी चाहिए, लेकिन मामूली बात है नहीं। एक एक न्यूक्लियोटाइड प्रिसाइज है, एक एक न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिक है। तो इनमें अगर चेंजेस आ जाएं, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज आ जाए, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होने से प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रोटीन अपना सही से काम नहीं कर पाएंगे और डिसऑर्डर्स होंगे। तो म्यूटेशंस या ये चेंजेस हो किस वजह से सकती हैं? उसकी कॉजेज़ हैं रेप्लिकेशन एरर, रेप्लिकेशन के दौरान अगर कोई एरर आ जाए इससे भी हो सकती हैं, या डैमेज टू जेनेटिक मेकअप, यानी रेप्लिकेशन एरर की वजह से जेनेटिक मैसेज चेंज हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। जब वो डैमेज हो जाएगा प्रोटीन्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो नहीं बनेंगी। पूरा मैकेनिज्म सेंट्रल डोग्मा का ये डिस्टर्ब हो सकता है रेप्लिकेशन के एरर की वजह से। अच्छा, अब दो तरह की सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, सोमैटिक सेल्स और जर्मलाइन सेल्स। अगर सोमैटिक सेल्स में किसी भी डीएनए में या रेप्लिकेशन में कहीं पर भी एरर आ जाए तो ऐसी म्यूटेशंस अगली जनरेशन में मुंतकिल नहीं होंगी। सोमैटिक सेल्स में अगर कहीं पर भी किसी पॉइंट पे भी म्यूटेशन आ जाए वो सिर्फ उस इंडिविजुअल को ही नुकसान देगी। कैसे देगी? ट्यूमर्स हो जाएंगे, कैंसर्स हो जाएंगे, कुछ और बड़ी डिजीज़, क्योंकि सोमैटिक सेल्स अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र होते ही नहीं है। सोमैटिक सेल्स का काम है हमारी बॉडी बनाना। तो अगर सोमैटिक सेल्स में कोई म्यूटेशन आएगी सिर्फ हमारी बॉडी को ही नुकसान होगा, अगली जनरेशन को नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेकिन अगर म्यूटेशन आ जाए जर्मलाइन सेल्स में, जर्मलाइन सेल्स कौन से हैं? एग और स्पर्म। अगर इनमें म्यूटेशन आ जाए तो वो डेफिनेटली नेक्स्ट जनरेशन में मुंतकिल होगी। क्यों? क्योंकि जर्मलाइन सेल्स ने ही फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाना है, उसी जाइगोट में फिर माइटोसिस होनी है। वही जो म्यूटेशन वाले ही एग या स्पर्म थे वही फ्यूज़ हुए हैं, उन्हीं से ही जाइगोट बना है। तो जाहिर है उनमें म्यूटेशन है, तो जो पूरा इंडिविजुअल बनेगा उसमें भी म्यूटेशन होगी। तो यहाँ से एक नेचुरल सिलेक्शन का भी कॉन्सेप्ट आया था, वो हम चैप्टर 22 में डिस्कस करेंगे। एवोल्यूशनरी चेंजेस, यहाँ का एविडेंस, उसका एविडेंस भी यहीं से मिला था। फिर आ जाए जी म्यूटेशंस की टाइप्स पे। दो तरह की टाइप्स हैं म्यूटेशन की, क्रोमोसोमल एब्रेशन और पॉइंट म्यूटेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या होती है? एब्रेशन कहते हैं इरेगुलरिटी या एबनॉर्मेलिटी। तो क्रोमोसोम्स में अगर एबनॉर्मेलिटी होगी तो उसको हम इस कैटेगरी में लेंगे। ये होती हैं मेगा चेंजेस, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये डिफर कर जाते हैं। कैसे कर जाते हैं? हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, मोनोसोमी, और उससे रिलेटेड कुछ सिंड्रोम्स भी पढ़े थे। डाउन सिंड्रोम का हमें पता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 21, ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर 21, इस पे ट्राइसोमी होती है, नॉन डिस्टिंक्शन होती है, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल होता है उसमें 47 क्रोमोसोम्स होते हैं इंस्टेड ऑफ 46। 47 मतलब 2n+1। इसके अलावा क्लेनफेल्टर सिंड्रोम भी आप लोगों को पता ही है। इसमें क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम में नॉन डिस्टिंक्शन आती है, जिसकी वजह से 47 क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, 48 हो सकते हैं, 49 हो सकते हैं, डबल XY हो सकता है, ट्रिपल XY हो सकता है, टेट्रा XY हो सकता है और XYY हो सकता है। फिर है जी टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? एक क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम कम होता है, X0। तो इसमें जो इंडिविजुअल होगा उसमें 45 क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये है क्रोमोसोमल एब्रेशन, पूरा का पूरा डीएनए ही इधर उधर हो जाएगा। तो क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो गए, इसका मतलब है कि सिंड्रोम्स होंगे। नेक्स्ट है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन से किसी एक पॉइंट पे एक बेस पेयर या एक से ज़्यादा बेस पेयर्स, इसमें आल्टरेशन आना, तो इस ये कॉज करता है पॉइंट म्यूटेशन। क्या क्या हो सकता है इसमें? सब्स्टिट्यूशन हो सकती है जीन पेयर्स की, बेस पेयर्स की, इंसर्शन हो सकती है, इन्वर्जन हो सकती है, डिलीशन हो सकती है किसी भी एक पॉइंट पे। अच्छा जी, दो डिजीज़ हैं, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकेटोनुरिया।
सिकल सेल एनीमिया हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन के बीटा चेन पे नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड प्लेस होता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में पोजीशन 6 पे ग्लूटामिक एसिड की बजाय वेलिन अटैच होता है। वजह क्या है, सिर्फ एक बेस पेयर, एक थायमिन की जगह एक एडेनिन लग जाएगा। इसकी वजह से हीमोग्लोबिन का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज होगा, रेड ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और ये सिकल शेप हो जाएगा। तो ये सिकल शेप रेड ब्लड सेल्स ब्लड वेसल्स में से पास नहीं कर पाते। जब वेसल्स में से पास ही नहीं करेंगे तो ब्लड कैसे पहुंचेगा टिश्यूज तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो एनीमिया हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन है फिनाइलकेटोनुरिया। फिनाइलकेटोनुरिया में क्या होता है, हमारी बॉडी में एक कंपाउंड है, उसका नाम है फिनाइलएलानिन। फिनाइलएलानिन को डिग्रेड करता है एक एंजाइम फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, और फिनाइलएलानिन का डिग्रेड होना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो सिर्फ एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज ही नहीं बना। जब एंजाइम नहीं होगा फिनाइलएलानिन डिग्रेड नहीं होगा। जब ये डिग्रेड नहीं होगा, ये हमारे ब्रेन सेल्स में जाके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाती है। थैंक यू।